Hello everyone. Today we are going to discuss Order 23. Order 23 deals with withdrawal of the suit and adjustment of the suit. Withdrawal of suit का तो मतलब सिंपल है कि किसी पार्टी ने सूट फाइल किया, देयर आफ्टर दैट पार्टी वांट्स टू विड्रॉ दैट सूट, that the party can do easily, but there are certain restrictions. If the party withdraws the suit without the permission of the court or without the leave of the court, then that party is prohibited from filing the fresh suit. Means the fresh suit on the same cause of action between the same parties or their legal representatives is barred by Order 23. सिमिलरली जो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट में दो चीज़ें आएंगी, एक तो कॉम्प्रोमाइज़, एक अबंडनमेंट। कि अबंडनमेंट तो मैंने अबंडन कर दिया अपना क्लेम, चाहे कुछ पार्ट कर दिया हो चाहे सारा क्लेम कर दिया हो, यहाँ पार्टीज़ के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। ऑर्डर 23 जो है वो इसी के साथ डील करता है। ऑर्डर 23 मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए तो है ही है, मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको अच्छी तरह से ऑर्डर 23 को देखते हैं कि रूल वाइज कैसे कैसे है। ऑर्डर 23 रूल 1 स्टेट्स विड्रॉल ऑफ अ सूट और अबंडनमेंट ऑफ पार्ट ऑफ क्लेम। मतलब कि सूट को विड्रॉल करना या अबंडन करना उसका पार्ट ऑफ क्लेम। एट एनी टाइम आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट द प्लेंटिफ में एज अगेंस्ट ऑल और एनी ऑफ द डिफेंडेंट्स अबंडन his suit or abandon a part of his claim। मतलब कि इन्होंने कहा है कि at any time, at any sorry sorry at any time means during the proceeding of trial the plaintiff at any point of the proceeding, at any point of the trial can do these two things। कि सूट को इंस्टीट्यूट करने के बाद और जजमेंट आने से पहले कभी भी द प्लेंटिफ में एज अगेंस्ट ऑल और एनी ऑफ द डिफेंडेंट्स, मतलब कि उसकी मर्जी है चाहे वो सभी के खिलाफ कर दे चाहे किसी एक पर्टिकुलर डिफेंडेंट के खिलाफ वो अबंडन कर दे, अबंडन हिज सूट और अबंडन अ पार्ट ऑफ हिज क्लेम। अबंडन मीन्स छोड़ दे एक तरह से। हमने ऑर्डर टू रूल 2 में एक रिलिंक्विशमेंट किया था कि उसने अपना क्लेम रिलिंक्विश कर दिया। दैट रिलिंक्विशमेंट अंडर ऑर्डर टू रूल 2 इज बिफोर फाइलिंग ऑफ द सूट। जो ऑर्डर टू रूल 2 में रिलिंक्विशमेंट थी दैट वाज बिफोर द फाइलिंग ऑफ द सूट, वेयर एज अंडर ऑर्डर 23 द अबंडनमेंट ऑफ द क्लेम बाय द प्लेंटिफ इज व्हेन द प्लेंटिफ हैज फाइल्ड हिज होल क्लेम and during the pendency of the suit the plaintiff abandons his whole claim or any part of the claim। मैं समझाता हूँ, दोनों में डिफरेंस देखिए। ऑर्डर टू रूल 2 की रिलिंक्विशमेंट में और अबंडनमेंट में। रिलिंक्विशमेंट कैसे था ऑर्डर 2 में कि आपके पास यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन है और आप यहाँ पे सूट फाइल कर रहे हो। प्रायर टू द फाइलिंग ऑफ द सूट आप कुछ भी पार्ट अपने कॉज ऑफ एक्शन का रिलिंक्विश कर रहे हो, छोड़ रहे हो। दैट फॉल्स विद इन ऑर्डर टू रूल 2। सब्सिक्वेंटली जो पार्ट आपने छोड़ा, ये वाला पार्ट छोड़ा, तो वो आप सब्सिक्वेंटली सूट में सब्सिक्वेंट सूट में आप क्लेम नहीं कर सकते, वो ऑर्डर टू रूल 2 में बार हो जाएगा। विद रिगार्ड टू अबंडनमेंट, हेयर यू हैव फाइल्ड अ सूट विद होल क्लेम, आपने सारा कुछ क्लेम किया है। एंड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट, रिलिंक्विशमेंट वाज प्रायर टू द फाइलिंग ऑफ द सूट, यहाँ पे रिलिंक्विशमेंट आएगा और यहाँ पे अबंडनमेंट। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट द प्लेंटिफ हैज आइदर रिलिंक्विशेस होल क्लेम और एनी पार्ट ऑफ द क्लेम। मतलब कि ये पार्ट उसने रिलिंक्विश कर दिया और बाकी का क्लेम कर रहा है। मतलब कि सपोज करो उसने
मांगा कि सूट फॉर रिकवरी फाइल किया कि मेरे को 10,000 रुपये लेने हैं अलॉन्ग विद एन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम. ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट द प्लेंटिफ कैन abandon his part of claim by saying that let the defendant be directed to give me my 10,000 rupees. I abandon him the my right to recover the interest at the rate of 12%. कि उसने पार्ट ऑफ क्लेम अबंडन कर दिया या पूरे का पूरा ही छोड़ दे उसको, वो आ गया अबंडनमेंट. Order 23 Rule 1 states at any time after the institution of the suit the plaintiff may एज अगेंस्ट ऑल और एनी ऑफ द डिफेंडेंट्स. मतलब कि अगर ए बी सी 3 डिफेंडेंट हैं, एक्स ने सूट फाइल किया, वो ए के अगेंस्ट अपना सूट अबंडन कर सकता है अकेले के अगेंस्ट या तीनों के अगेंस्ट कर सकता है. अबंडन ही सूट और अबंडन अ पार्ट ऑफ हिज क्लेम प्रोवाइडेड दैट वेयर द प्लेंटिफ इज अ माइनर और अदर पर्सन टू whom the provisions contained in Rule 1 to 14 of Order 32 extend, neither the suit nor any part of the claim shall be abandoned without the leave of the court. ये बात हमें पता है, जब हमने Order 32 किया था उसमें हमने स्पेसिफिकली किया था कि when the suit has been filed on the basis of on the behalf of the minor, then that sorry, then that suit cannot be compromised or withdrawn or abandoned without the leave of the court. आप कुछ भी नहीं कर सकते बिना कोर्ट की परमिशन के. वही चीज यहां पे रेफरेंस के लिए है कि अगर सूट माइनर प्लेंटिफ माइनर है तो जो उसका नेक्स्ट फ्रेंड है जिसने सूट फाइल किया है या जिसके ऊपर ऑर्डर 32 रूल 1 to 14 एप्लीकेबल होता है, जैसे अनसाउंड माइंड वगैरह पे होता है, उसके बिहाफ पे अगर सूट फाइल हुआ है, नीदर द सूट, ना तो सूट नॉर एनी पार्ट ऑफ द क्लेम शैल बी अबंडन विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट. अब कोर्ट की परमिशन के बिना उसको अबंडन कर ही नहीं सकते. एन एप्लीकेशन फॉर लीव अंडर द प्रोविजंस टू सब रूल 1 shall be accompanied by an affidavit of the next friend, and also if the minor or such other person is represented by a pleader by a certificate of the pleader to the effect that the abandonment proposed is in his opinion for the benefit of the minor or such other person. ये भी प्रोविजन हमने ऑर्डर 32 में की थी कि इन केस द नेक्स्ट फ्रेंड इंटेंड्स टू अबंडन द क्लेम, वहाँ पे विड्रॉल और कॉम्प्रोमाइज़ के रिगार्डिंग थी, यहाँ पे अबंडन के बारे में बात कर रहे हैं कि if the next friend intends to abandon the claim or a part of the claim on behalf of the minor, then he has to obtain the leave of the court. तो वो लीव ऑफ द कोर्ट कैसे लेगा? वो एप्लीकेशन लगाएगा along with the affidavit, अपना एफिडेविट साथ में फाइल करेगा. एंड इन केस द माइनर इज represented through a pleader, then the pleader shall give a certificate with regard to the fact that the abandonment of a claim or a part of the claim is in his opinion, कि pleader की opinion में it is for the benefit of the minor, कि वो माइनर के बेनिफिट के लिए है, वो अपना सर्टिफिकेट साथ में देगा. एंड द कोर्ट आफ्टर कंसिडरिंग द affidavit of application and affidavit of the next friend and the certificate of the pleader will allow or disallow the next friend to abandon or not to abandon the claim. Where the court is satisfied that the suit must fail by reasons of some formal defect, कि किसी फॉर्मल डिफेक्ट की वजह से, जैसे कोई लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन हो गया या कोर्ट फीस प्रॉपर नहीं लगी या प्रॉपरली कॉज ऑफ एक्शन हमसे लिखा नहीं गया, बताया है हमने, साइलेंट नहीं है बट प्रॉपरली नहीं लिखा गया, कोई ऐसे फॉर्मल डिफेक्ट है, और that there are sufficient grounds for allowing the plaintiff to institute a fresh suit for the subject matter of suit or part of claim, कि कोर्ट को लगता है कि जो प्लेंटिफ कोई रीजंस बता रहे हैं दे आर सफिशेंट कि उसको अलाउ किया जाए कि वो सूट को विड्रॉ कर ले. उसको कोर्ट अलाउ करने के लिए सोच रही है कि हाँ इसके रीजंस वैलिड हैं. अगर ये सूट परस्यू करता है तो अननेसेसरी इट विल कॉज अ टेक्निकल इरेगुलरिटी कर देगा कुछ, या कोई फॉर्मल सा डिफेक्ट है जिसकी वजह से आगे जाके कोई दिक्कत हो सकती है, तो
In to avoid those circumstances, the court can allow the plaintiff to withdraw the suit. It may, on such terms as it thinks fit, grant the plaintiff permission to withdraw from such suit or such part of the claim with the liberty to institute a fresh suit in respect of the subject matter of such suit or such part of the claim. मतलब कि कोर्ट को लगता है कि यहाँ तो सूट में फॉर्मल डिफेक्ट है, मतलब दो चीज़ होगी कि आइदर देयर इज सम फॉर्मल डिफेक्ट और the plaintiff have some sufficient cause where he should be allowed to withdraw the suit. In these two cases, the court can allow the plaintiff to withdraw the suit with the liberty to file the fresh suit, जो कि वो अपना नया सूट फाइल कर सकता है. Here the question arises, if the suit has been withdrawn with the permission of the court, then the plaintiff is at liberty to file the fresh suit, but the plaintiff has to abide the laws of limitation. मतलब कि सपोज करो कि यहाँ पे सूट फाइल हुआ, यहाँ पे सूट का लिमिटेशन एक्सपायर हो रहा था, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में जो आपको बता रहा हूँ. यहाँ पे लिमिटेशन एक्सपायर हो रहा था. Here the plaintiff file an application. Here the plaintiff file an application to withdraw the suit. Here the court allows to withdraw the suit with the liberty to file a fresh suit. यहाँ पे इसको अलाउ कर दिया. अगर वो यहाँ पे सूट फाइल करता है, that suit is barred by limitation because with regard to the cause of action, the limitation is expired here. The limitation has been expired and he has filed the subsequent suit after the expiry of the limitation. Here he has filed. तो उसको लिमिटेशन नॉर्मली एज पर CPC उसको लिमिटेशन में फाइल करना पड़ेगा. बट अगर लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 14 क्लॉज 3 की वो कंडीशंस फुलफिल कर लेता है, 14 क्लॉज 3 की, तो उसको वो जो इतना सूट ट्राई किया है उसका बेनिफिट मिलके लिमिटेशन इतना सूट जो ट्राई किया है उसको एक्सटेंड करके यहाँ से ऐड हो जाएगा. मतलब कि अंडर सेक्शन 14 क्लॉज 3 he has to prove two things, that 14 clause 3 of the limitation act, he has to prove two things, that he has instituted the suit in good faith. उसने गुड फेथ में सूट फाइल किया था, कोई उसको पता नहीं था कि ये इसमें कोई फॉल्ट है. एंड ही हैज़ अपना ट्राइड द सूट, या मीन्स प्रोसिक्यूटेड द सूट विद द गुड फेथ. उसने गुड फेथ में सूट फाइल किया और उसको प्रोसिक्यूट भी जो आगे किया उसने वो गुड फेथ में किया. उसको पता नहीं था कि सूट अपना क्या कहते वो फेल कर जाएगा ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट. तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे उसने सूट फाइल किया, यहाँ पे लिमिटेशन था और यहाँ पे उसने विड्रॉ करके यहाँ पे नया सूट फाइल किया. तो ये जो पीरियड है सारा वो इस लिमिटेशन पीरियड में ऐड हो गई, एक्सटेंड हो जाएगा और इसका लिमिटेशन पीरियड यहाँ पे चला गया और इसका सूट विद इन लिमिटेशन आ जाएगा. अगर सेक्शन 14 क्लॉज 3 की वो कंडीशंस फुलफिल कर देता है, देन द सब्सिक्वेंट सूट विल फॉल विद इन द प्रीव्यू ऑफ द लिमिटेशन पीरियड, वो विद इन लिमिटेशन पीरियड आ जाएगा. आगे क्या कहता है रूल 4, सब रूल 4, वेयर द प्लेंटिफ अबंडन्स एनी सूट or part of the claim under sub rule 1 or withdraws from a suit or a part of claim without the permission referred in subsection 3 sub rule 3, he shall be liable for such costs as the court may award and shall be precluded from instituting any fresh suit in respect of such subject matter or part of the claim. मतलब कि in case plaintiff abandons his part of the claim or abandons the whole suit, or if the plaintiff withdraws the suit without the permission of the court, then वो एक तो क्या नहीं कर सकता, फ्रेश सूट सेम कॉज ऑफ एक्शन पे फाइल नहीं कर सकता. एंड सेकंड थिंग, कोर्ट उसके ऊपर कॉस्ट लगा सकती है. Nothing in this rule shall be deemed to authorize the court to permit
one of the several plaintiffs to abandon a suit, nothing in this rule shall be deemed to authorize the court to permit one of the plaintiffs to abandon a suit or a part of the claim under sub rule 1 or to withdraw under sub rule 3 any suit part of a claim without the consent of the other plaintiffs. मतलब कि सपोज करो कि 3 प्लेंटिफ हैं ए बी एंड सी, इन्होंने एक्स के अगेंस्ट सूट फाइल किया. नाउ ए वॉन्ट्स टू आइदर अबंडन द सूट, अबंडन करना चाह रहा है वो, सॉरी अबंडन करना चाह रहा है, या पार्ट ऑफ द क्लेम अबंडन करना चाह रहा है, या वो विड्रॉ करना चाह रहा है. In that case, he has to obtain the consent from B and C because they are also the co-plaintiffs in the suit, and sub rule 5 states that nothing in this rule shall be deemed to authorize the court to permit one of the several plaintiffs to abandon a suit or part of the claim. कि ये रूल ऑथोराइज नहीं करता कोर्ट को, शैल वर्ड यूज़ किया है, टू विड्रॉ द सूट कर ले या अबंडन कर ले या पार्ट ऑफ द क्लेम अबंडन कर दे उस सूट का विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर को प्लेंटिफ्स. व्हेन ट्रांसपोजिशन ऑफ डिफेंडेंट्स एज अ प्लेंटिफ मे बी परमिटेड, कि मतलब कि ए ने सूट फाइल किया बी एंड सी के ऊपर, ए ने सूट अबंडन या विड्रॉ करने के लिए अबंडन किया, तो सी बोलता जी मेरे को प्लेंटिफ बता दो. बताता हूँ आपको. वेयर अ सूट इज विड्रॉन और अबंडन्ड बाय अ प्लेंटिफ अंडर रूल 1, विड्रॉ करता है या अबंडन करता है बाय प्लेंटिफ अंडर रूल 1, एंड अ डिफेंडेंट अप्लाइज टू बी ट्रांसपोज्ड एज अ प्लेंटिफ अंडर रूल 10 ऑफ ऑर्डर 1, द कोर्ट शैल इन कंसिडरिंग सच एप्लीकेशन have due regard to the question whether the applicant has a substantial question to be decided as against any of the other defendants. मतलब क्या कि सपोज करो ए ने सूट फाइल किया बी के अगेंस्ट, सी भी इस घर की पोजेशन के रिगार्डिंग सूट फाइल किया, सपोज करो ए ने बी के अगेंस्ट. सी वॉज ऑल्सो द को ऑनर ऑफ द हाउस, बट वो सूट फाइल करने के लिए तैयार नहीं था. बीइंग एज अ नेसेसरी पार्टी ए ने क्या किया, इसको प्रो फॉर्मा डिफेंडेंट बना दिया. जब प्रो फॉर्मा डिफेंडेंट बना दिया तो डिस्प्यूट किसके बीच में है, ए एंड बी के बीच में एंड बी एंड सी के बीच में. देयर इज़ नो डिस्प्यूट बिटवीन ए एंड सी, इन दोनों के बीच में कोई भी आपस में डिस्प्यूट नहीं है. तो क्या होता है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट ए क्या करता है, अपना क्लेम अबंडन कर देता है अगेंस्ट बी, कहता जी मैंने अपना क्लेम अबंडन कर दिया. अगर तो ये सी पार्टी ना होता तो वो सूट ख़त्म हो जाना था. नाउ व्हाट हैपन्स, सी फाइल्स एन एप्लीकेशन एंड रिक्वेस्टेड द कोर्ट टू ट्रांसपोज हिम इन द पोजीशन ऑफ ए, कि उसको ट्रांसपोज करके प्लेंटिफ बना दिया जाए. तो इन दैट केस द कोर्ट विल सी whether there is any substantial dispute between these two co-defendants, and in case the court finds that there is a substantial dispute between the co-defendants, then the court will transpose C in the place of A sorry, in the place of A, and now the suit will be between C versus B. वो C वर्सेस B हो जाएगा इंस्टेड ऑफ A वर्सेस B की जगह पे. आगे है लिमिटेशन लॉ नॉट अफेक्टेड बाय फर्स्ट सूट. इन एनी फ्रेश सूट इंस्टीट्यूटेड ऑन परमिशन ग्रांटेड अंडर द लास्ट प्रोसीडिंग सूट रूल, द प्लेंटिफ शैल बी बाउंड बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन इन द सेम मैनर एज इफ द फर्स्ट सूट हैड नॉट बीन इंस्टीट्यूटेड. वही बात कि जब उसको अलाउ कर दिया विड्रॉ करने के लिए विद द लिबर्टी टू फाइल अ फ्रेश सूट, तो प्लेंटिफ को लिमिटेशन एक्ट को देखना पड़ेगा कि वेदर जो सब्सिक्वेंट सूट फाइल कर रहा है वो विद इन लिमिटेशन है कि नहीं है. क्योंकि लॉ क्या डीम कर रहा है कि जब आपको अलाउ कर दिया विड्रॉ करने के लिए विद द परमिशन टू फाइल द फ्रेश सूट, तो लॉ ये डीम कर लेगा कि आपने पहला सूट फाइल ही नहीं किया, जो आप सब्सिक्वेंट सूट फाइल कर रहे हो वही आपका पहला सूट है. सो देयर द लॉ ऑफ लिमिटेशन विल अप्लाई. तो जब आप सब्सिक्वेंट सूट फाइल करोगे तो कोर्ट मानेगी कि आपका ये पहला ही सूट है इस कॉज ऑफ एक्शन पे, तो कोर्ट लिमिटेशन एक्ट देखेगी. सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द प्लेंटिफ टू फाइल द सूट आफ्टर द परमिशन टू विड्रॉ हैज़ टू बी फाइल्ड विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्ट. बट
अगर वो लिमिटेशन से बाहर है और वो सेक्शन 14 क्लॉज 3 और द लिमिटेशन एक्ट की कंडीशंस फुलफिल कर देता है, देन हिज लिमिटेशन पीरियड शैल बी एक्सटेंडेड एंड द सब्सिक्वेंट सूट कैन बी डीम टू बी फाइल्ड विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, जो मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल में बताया। आगे कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट, where it is proved to the satisfaction of the court that a suit has been adjusted wholly or in part by any lawful agreement or compromise in writing and signed by the parties। मतलब कि कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि जिस दैट अ सूट हैज़ बिन एडजस्टेड, कि सूट को एडजस्ट कर लिया आइदर होली और इन पार्ट बाय अ लॉफुल एग्रीमेंट, एग्रीमेंट भी लॉफुल होना चाहिए। ये नहीं कि घर के पोजेशन के लिए सूट है, वो बोले कि मैं तेरे को ओपीएम दे दूंगा और ये सूट तू कॉम्प्रोमाइज़ के बेसिस पे विड्रॉ कर ले, कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। इन दैट केस द कॉम्प्रोमाइज़ कैन नॉट बी अलाउड। जो एग्रीमेंट के बेसिस पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो सूट का, चाहे हो पूरा कर रहे हो चाहे आधा कर रहे हो, दैट एग्रीमेंट शुड ऑल्सो बी लॉफुल, आपको लॉफुल एग्रीमेंट करना पड़ेगा। और सेकेंड कंडीशन क्या होगी, वो राइटिंग में होना चाहिए एंड साइंड बाय द पार्टीज होना चाहिए, दोनों पार्टीज की तरफ से वो साइन होना चाहिए। और वेयर द डिफेंडेंट सेटिस्फाइड द प्लेंटिफ इन रिस्पेक्ट टू द होल और एनी पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, द कोर्ट शैल order such agreement, compromise or satisfaction to be recorded and shall pass a decree in accordance therewith so far as it relates to the parties to the suit, whether or not the subject matter of the agreement, compromise or satisfaction is the same as the subject matter of the suit। मतलब कि पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हो गया, सपोज करो ए और बी के बीच में सूट चल रहा है इस घर के पोजेशन का। ए स्टेट्स की मैं ऑनर हूँ, मेरे को पोजेशन मिलना चाहिए, बी स्टेट्स कि मैं ऑनर हूँ, मेरे को पोजेशन मिलना चाहिए। तो बी ए को ऑफर कर देता है कि तू मेरे से 10 लाख रुपए ले ले एंड हम ये सूट को कॉम्प्रोमाइज़ के बेसिस पे विड्रॉ कर लेते हैं, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो ए मान जाता है। इन दैट केस कोर्ट क्या करेगी, विद रिगार्ड टू दिस कोर्ट अपना क्या कहते हैं, रिकॉर्ड करेगी चीज़ को, जब उसको रिटर्न एग्रीमेंट आएगा रिकॉर्ड करेगी और उसके अकॉर्डिंगली डिक्री पास कर देगी, कॉम्प्रोमाइज डिक्री हो जाएगी। तो इस केस में दोनों पार्टीज़ का जो भी होगा वो विद रिगार्ड टू सेम सब्जेक्ट मैटर भी हो सकता है और विद रिगार्ड टू अदर सब्जेक्ट मैटर भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग करना पड़े। 10 लाख रुपए दे रहा है, अलग से दे रहा है, तो वो कोई बात नहीं है, वो कोड आप कर सकते हैं, बट द एग्रीमेंट शुड बी लॉफुल। एग्रीमेंट लॉफुल कैसे होगा, जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे वहाँ पे आप पढ़ेंगे कि लॉफुल एग्रीमेंट क्या होता है। उसमें ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए, कंसिडरेशन भी लॉफुल होनी चाहिए, पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, तो आपका लॉफुल एग्रीमेंट होना चाहिए। जब एक बार कॉम्प्रोमाइज डिक्री बन गई, then neither of the party is allowed to file the fresh suit or nor any party can file an appeal against that decree, provided आगे क्या कहते हैं, provided that where it is alleged by one party and denied by the other party that an adjustment or satisfaction has been arrived at, the court shall decide the question, but no adjustment shall be granted for the purpose of deciding the question unless the court for reasons to be recorded thinks fit to grant such adjournment। मतलब क्या कि बाहर तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, सपोज करो दोनों पार्टीज़ ने, जब कोर्ट की बारी आई एक ने बोला जी हमारे बीच में तो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, हमने एडजस्टमेंट कर लिया आपस में, दूसरी बोलती नहीं नहीं हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं की। जब कोर्ट ये क्वेश्चन डिसाइड कर रही है, then the court shall not grant any adjournment to the parties। adjournment नहीं कराई देगी unless and until the court is satisfied that it is necessary to grant the adjournment। वो कोर्ट की डिस्क्रिशन होगी, मतलब कि adjournment देनी है कि नहीं देनी है। आगे है एक्सप्लेनेशन में, एन एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज़, जो ये ऊपर है रूल 3 में, एन एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ विच इज़ वॉइड और वॉइडेबल अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट shall not be deemed to be lawful within the meaning of this rule। कि मतलब जो एग्रीमेंट वॉइड है, जिसमें लॉफुल कंसिडरेशन नहीं होगी वो वॉइड होगा, लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो वॉइड होगा, या पार्टीज
अपने क्या कहते हैं, आप लगा लो कि उसकी कंसेंट आपने क्वर्जियन अनड्यू इन्फ्लुएंस से ली है तो वॉइडेबल एग्रीमेंट है। तो इन दैट केस, बोथ केसेस, दैट एग्रीमेंट शैल नॉट बी डीम्ड टू बी लॉफुल फॉर द पर्पस ऑफ कॉम्प्रोमाइज। अगर आपका जो कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट है वॉइड या वॉइडेबल है तो वो यहाँ पे लॉफुल नहीं माना जाएगा। आपका सिर्फ और सिर्फ वैलिड एग्रीमेंट को ही लॉफुल माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ रूल 3। ये एक्सप्लेनेशन को आप प्री के लिए अच्छी तरह से देख लें। यहाँ पे वॉइड और वॉइडेबल को लॉफुल नहीं माना है, मतलब सिर्फ वैलिड को ही लॉफुल माना गया है। बार टू द सूट वही है, नो सूट शैल लाई टू सेट असाइड अ डिक्री, कि अगर एक बार कॉम्प्रोमाइज डिक्री होगी तो सब्सिक्वेंटली नो फ्रेश सूट कैन बी फाइल्ड टू सेट असाइड द डिक्री ऑन द ग्राउंड दैट द कॉम्प्रोमाइज ऑन विच द डिक्री इज बेस्ड वॉज नॉट लॉफुल। मतलब कि एक बार डिक्री पास होगी, पहले तो आपने एग्रीमेंट दिया, then the court will see whether the agreement is lawful or not. If the court finds that the agreement is lawful, then the court will pass a decree. अगर उसको लगेगा कि lawful agreement नहीं है, कि या void है या voidable है, तो in that case the court will not pass the decree. But अगर वो कोर्ट ने presume करके lawful को decree पास कर दी, then subsequently after passing of the decree, no party can file a fresh suit to set aside the decree, that decree, compromise decree, on the ground that कि जो एग्रीमेंट लगा है कॉम्प्रोमाइज का वो लॉफुल नहीं था। अगर आपने ये ऑब्जेक्शन रेज करनी है तो आपको रेज करनी पड़ेगी कॉम्प्रोमाइज डिक्री पास होने से पहले कि ये जो एग्रीमेंट लगा है जी ये लॉफुल नहीं है, या तो ये वॉइड है या वॉइडेबल है। ये आपको जिस पार्टी ने ऑब्जेक्शन रेज करनी है वो पहले कर ले। अगर एक बार डिक्री पास होगी तो आप सब्सिक्वेंटली सूट नहीं फाइल कर सकते उस डिक्री को सेट असाइड करने के लिए ऑन द ग्राउंड दैट द एग्रीमेंट वॉज नॉट लॉफुल, कि वो एग्रीमेंट जिसके ऊपर डिक्री बेस्ड है वो लॉफुल नहीं था। आगे है 3B, नो एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज टू बी एंटर्ड इन अ रिप्रेजेंटेटिव सूट विदाउट लीव ऑफ द कोर्ट। ये हमने जब रिप्रेजेंटेटिव सूट किया था तब भी हमने किया था। तो याद रखिए, जब आप रिप्रेजेंटेटिव सूट के रिगार्डिंग आंसर लिख रहे होंगे ऑर्डर 1 रूल 8, तो इन दैट while writing your answer you can always refer to order 23 rule 3B। अगर आप लिखेंगे तो आपको एक्स्ट्रा एज मिलेगा कि एग्जामिनर को पता लगेगा कि जो कैंडिडेट है उसको पता है कि इस प्रोविज़न के रिगार्डिंग एक प्रोविज़न ऑर्डर 23 रूल 3B में भी पड़ी है। तो मियरली राइटिंग की आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। रिप्रेजेंटेटिव सूट का आंसर लिख रहे हैं आप, उसमें लिखें कि मियरली कि आप लिख दें कि the representative suit cannot be compromised without the leave of the court। तो आपको वो प्रोविजन, आपको रूल तो पता है, लॉ तो पता है कि नहीं कर सकते, बट अगर आप लिख दें कि इन रिप्रेजेंटेटिव सूट कॉमा एज पर ऑर्डर 23 रूल 3B द सूट कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट, तो एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि इसको पता है प्रोविजन कहाँ पे पड़ी है, तो आपको ऑब्वियसली एक्स्ट्रा एच मिलेगा, एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो याद रखिए कि नो एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज इन अ रिप्रेजेंटेटिव सूट शैल बी एंटर्ड इनटू विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट एक्सप्रेसली रिकॉर्डेड इन द प्रोसीडिंग्स एंड एनी सच एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज एंटर्ड इनटू विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट सो रिकॉर्डेड शैल बी वॉइड। वो तो पता ही है हमें कि विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट अगर आप एग्रीमेंट करते हैं कोई भी with regard to the compromise of the representative suit, that agreement shall be void। आपको कोर्ट की पहले लीव लेनी पड़ती है, तो कोर्ट वो क्या करती है लीव देने से पहले कि जितने भी वो पार्टीज़ हैं सूट की, प्लेंटिव्स हैं, उनको अपने क्या कहते हैं नोटिस करती है। और अगर कोई भी ऑब्जेक्शन रेज कर देता है तो कोर्ट उसके ऑब्जेक्शन को देखेगी, उसके अकॉर्डिंगली अलाउ और डिसअलाउ करेगी। बिफोर ग्रांटिंग सच लीव द कोर्ट शैल गिव notice in such a manner as it may think fit to person is as may appear to it to be interested in the suit, कि जो बंदे इंटरेस्टेड है सभी पार्टीज को नोटिस करेगी एज द कोर्ट थिंक्स फिट, जिस तरीके से मर्जी। मतलब कि चाहे पब्लिक नोटिफिकेशन कर दे, अखबार में नोटिफिकेशन कर दे, या ऐसे करके इस सूट में कॉम्प्रोमाइज़ की बात है, आपको ऑब्जेक्शन देना चाहिए तो दे सकते हैं, या ढोल पिटवा के कर देगी। एक पर्टिकुलर एरिया के ही प्लेंटिव्स हैं तो ढोल पिटवा के या अपना क्या कहते हैं माइक में बुलवा के कर दे, तो वो उसने नोटिस करना है कैसे करना है। हमने ऑर्डर 1 रूल 8 में पढ़ा था
कि जब कोर्ट नोटिस करेगी वो एक्सपेंसेस ऑफ द प्लेंटिफ पे होगा, उसके सारे एक्सपेंसेस प्लेंटिफ के ऊपर होंगे। एक्सप्लेनेशन क्या है? इन दिस रूल द रिप्रेजेंटेटिव सूट मीन अ सूट अंडर सेक्शन 91 और 92। 91 और 92 के सूट दोनों आएंगे। सेकेंडली ऑर्डर 1 रूल 8 का आ गया, अ सूट इन विच द मैनेजर ऑफ एन अनडिवाइडेड फैमिली हिंदू फैमिली स्यूज और इज सूट एज अ रिप्रेजेंटेटिंग द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। मतलब कि हिंदू ज्वाइंट फैमिली या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ने सूट फाइल किया है या उसके ऊपर सूट फाइल हुआ है। सूट फाइल किया है तो अगर उसने भी कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो भी लीव ऑफ द कोर्ट लगेगा, क्योंकि वो जो मैनेजर होगा या करता होगा तो वो अपना क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव है अदर को पार्टनर्स का। तो इस वजह से अगर उसने सूट फाइल किया है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ने तो कोर्ट की लीव लगेगी कॉम्प्रोमाइज़ के लिए। अगर उनके ऊपर भी सूट फाइल हुआ है तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं तब भी कोर्ट की लीव लगेगी। आगे कहते हैं एनी अदर सूट इन विच द डिक्री पास्ड मे बाय वर्च्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस कोड और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स बाइंड एनी पर्सन हु इज नॉट नेम्ड एज अ पार्टी टू द सूट। तीन तो ये हो गए थे। चौथा रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या है कि कोई भी सूट इन विच द डिक्री मे बी पास्ड बाय वर्च्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस कोड और ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स बाइंड्स एनी पर्सन हु इज नॉट नेम्ड एज अ पार्टी टू द सूट। मतलब कि एक बंदा है, ए ने बी पे सूट फाइल किया, एक सी बंदा है जो सूट में पार्टी नहीं है। अगर दोनों पार्टी सी और बी के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और डिक्री जो कॉम्प्रोमाइज़ डिक्री आती है उसका अल्टीमेट इफेक्ट सी के ऊपर भी पड़ रहा है, उस डिक्री से सी भी बाइंड हो रहा है, दैट इन दैट केस द कोर्ट विल नॉट अलाउ द कॉम्प्रोमाइज अंटिल द कोर्ट हियर्स द सी। सी से ऑब्जेक्शन नहीं ले लेगा, उस केस में कोर्ट की लीव लगेगी। अगर सी बाइंड हो रहा है, वो पार्टी नहीं है, उस डिक्री के साथ वो बाइंड हो रहा है तो कोर्ट की लीव लगेगी, कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। प्रोसीडिंग्स इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री नॉट अफेक्टेड, नथिंग इन दिस ऑर्डर शैल अप्लाई टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर। कि अगर आपने एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग डाली है तो उसके आपने विड्रॉ कर लिया विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट तो आपकी सब्सिक्वेंट एग्जीक्यूशन बार्ड नहीं होगी। आपको लिमिटेशन देखना पड़ेगा, जैसे कि 12 साल का लिमिटेशन पीरियड है एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री, तो वैसे ही आप 12 साल में दोबारा एग्जीक्यूशन विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट फाइल कर सकते हैं। आगे आता है कि एक तो आ गया कि विड्रॉल ऑफ द सूट। विड्रॉ कर लिया आपने विदाउट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट मान लो, तो उसमें तो आपके पास फ्रेश सूट फाइल करने का राइट आ गया लिमिटेशन एक्ट को देखते हुए, जैसे हमने ऊपर किया है। अगर आपने सूट को विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट फाइल विड्रॉ कर लिया, कैन द सब्सिक्वेंट सूट बी फाइल्ड on the same cause of action? Generally the answer is no. The subsequent suit cannot be filed on the same cause of action if the previous suit has been withdrawn without the permission of the court. But in certain circumstances, for the interest of justice, the court can allow to file a fresh suit even if the previous suit has been withdrawn without its permission. कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर्स 151 को यूज़ करते हुए अलाउ कर सकती है फ्रेश सूट फाइल करने के लिए। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। सपोज करो ए ने बी पे सूट फाइल किया किसी कॉज ऑफ एक्शन के रिगार्डिंग। डी ने ए को बोला कि भाई तू ऐसा कर, सूट विड्रॉ कर ले, मैं तेरे को आउट ऑफ द कोर्ट 10 लाख रुपए दे देता हूँ, हमारी सेटलमेंट कर लेते हैं, तू विड्रॉ कर ले, मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा। उसने उसके कॉम्प्रोमाइज़ के जो ऑफर को ट्रूली फेथ करते हुए कोर्ट की परमिशन के बिना जाके सूट को विड्रॉ कर लिया। देयर आफ्टर जो बी था वो शरारती था, उसने क्या किया 10 लाख रुपए देने से मुकर गया। इन दैट केस ए ने एप्लीकेशन मूव की कोर्ट में कि मेरे को उसने नया सूट फाइल किया और उसमें एप्लीकेशन मूव की कि मेरे को अलाउ किया जाए बिकॉज बी हैज़ प्लेड अ फ्रॉड अपॉन मी as B had promised me to pay 10 lakh rupees for the compromise if I withdraw the suit, and as per his promise
आई विड्रॉज द सूट। तो कोर्ट को लगा कि ये ए जो सच बोल रहा है उसने प्रूव कर दिया कि बी ने 10 लाख रुपए लिए माना था, इसलिए इसने ए ने सूट विड्रॉ किया था। तो कोर्ट ने देखा कि उस बी ने इसके साथ फ्रॉड किया है, एंड सेकेंडली कोर्ट ने देखा कि अगर ए को सूट सब्सिक्वेंटली फाइल करने के लिए अलाउ नहीं किया गया तो इसके साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हो जाएगी। दैट इन दैट केस कोर्ट 151 की पावर्स यूज करके फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ए को सब्सिक्वेंट सूट फाइल करने के लिए अलाउ कर सकती है। कोर्ट बहुत रेयरली करती है, नॉर्मली नहीं करती। नॉर्मली तो सब्सिक्वेंट सूट बार्ड हो जाता है, बट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस द कोर्ट कैन अलाउ टू फाइल द सब्सिक्वेंट सूट इवन इफ द प्रीवियस सूट हैज बीन विड्रॉन विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट। एक तो ये हो गया। अब आगे क्वेश्चन अराइज होता है कि सूट तो विड्रॉ कर सकते हैं। सपोज करो ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया, वो डिक्री आ गई, ए के फेवर में आ गई, बी वेंट इनटू द अपील एंड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द बी अपील इट इज ऑब्वियस अगर सूट ऑफ फाइल अपील अपना सूट विड्रॉ कर सकते हैं तो अपील भी विड्रॉ कर सकते हैं। बी कैन विड्रॉ द अपील ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अपील, वो कर सकता है, उस पर ऑर्डर 23 लग जाएगा। बट कैन ए विड्रॉ द सूट? अपील तो विड्रॉ हो सकती है, कोई चक्कर नहीं है। क्या वो जो जिस सूट में डिक्री आ चुकी है उस सूट को विड्रॉ कर सकता है? या ऐसे कीजिए, एग्जांपल लीजिए आप, ए ने बी के अगेंस्ट सूट फाइल किया, दैट सूट वाज डिसमिस्ड बाय द कोर्ट, ए वेंट इनटू द अपील एंड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अपील ए रिक्वेस्टेड द कोर्ट टू अलाउ हिम टू विड्रॉ द ओरिजिनल सूट, अपील नहीं सूट, तो क्या कोर्ट अलाउ कर सकती है? यस, इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कोई रेयर सर्कमस्टांसेस होंगे जिसमें एपिलेट कोर्ट अलाउ कर सकती है प्लेंटिफ को अपना ओरिजिनल सूट विड्रॉ करने के लिए। ये बहुत रेयरली करती है। इन दैट केस द कोर्ट कैन अलाउ द प्लेंटिफ टू फाइल द फ्रेश सूट। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि उसने एक सूट फाइल किया, सब्सिक्वेंटली लॉ में कोई अमेंडमेंट हुई, जब डिसमिस हो गया, देयर आफ्टर अपील में था, अपील इज द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द सूट, कि अगर आपकी डिक्री आ गई, चाहे डिसमिसल की डिक्री आ गई, चाहे आपके फेवर में आ गई, अगर आप अपील में चली जाती है कोई पार्टी, इट शैल बी डीम्ड दैट इन अपील द सूट इज कॉन्टिन्यूड, कॉन्टिन्यूएशन ऑफ सूट होता है। तो उस वजह से अगर सपोज करो सब्सिक्वेंटली ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अपील कोई अमेंडमेंट आ गई, लॉ में चेंज आ गई, तो उससे कोई टेक्निकल इफेक्ट पड़ रहा है सूट के ऊपर, देन ऑन दैट ग्राउंड प्लेंटिव कहता है जी मेरे को सूट विड्रॉ करने की परमिशन दी जाए एंड मेरे को ये अलाउ किया जाए कि मैं फ्रेश सूट फाइल कर सकूं। इन दैट केस द एपिलेट कोर्ट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कैन अलाउ द प्लेंटिव टू विड्रॉ द सूट। अपील तो कर ही सकता है, सूट भी अलाउ कर सकती है विड्रॉ करने के लिए, और उसको फ्रेश सूट फाइल करने की परमिशन भी दे सकती है। ये दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अपील ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील क्या सूट विड्रॉ हो सकता है, तो आपको रीजनिंग देनी पड़ेगी कि अपील जो है कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द सूट है, नॉर्मली कोर्ट अलाउ नहीं करती, बट इन रेयर सर्कमस्टांसेस कोर्ट अलाउ कर सकती है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। तो इसके साथ हमारा ऑर्डर 23 ख़त्म होता है। आप इसको अच्छी तरह से करें, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए। थैंक यू।